एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास के साइंस के लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लाइफ प्रोसेस ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही होती है और उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होती है। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस take place inside the body of organism and essential for their survival। अब इस चैप्टर में हम 4 टाइप की लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आएगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में इनटेक ऑफ फूड आ जाएगा। रेस्पिरेशन में सांस लेना। ब्लड सर्कुलेशन आ जाएगा ब्लड का। एंड एक्सक्रीशन में वो प्रोसेस आ जाएगी जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को या वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं, जहाँ बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम जिस लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मेनली ऑटोट्रॉफ्स आते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एटमॉस्फेयर से इनटेक करते हैं और उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर देते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो मेनली ग्रीन प्लांट्स में होती है, जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इसे केमिकल इक्वेशन में ऐसे लिखा जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होती है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है हमारे पास इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स में सबसे पहले आता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। जैसे कि सनलाइट है, लीव्स पर एंड फॉल हुई और क्लोरोफिल ने इसे अब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है कि जो भी लाइट अब्जॉर्ब की हुई होती है क्लोरोफिल ने सनलाइट से, वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है और वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाता है, जहाँ इसकी रिडक्शन हो जाती है। फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि टिनी पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा के फंक्शन को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये 2 स्ट्रक्चर है स्टोमेटा की। फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है जब स्टोमेटा ओपन होते हैं और सेकंड वाली स्ट्रक्चर है जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं जो इसकी कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंड होने में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा के अंदर स्टोमेटल पोर्स होते हैं जो कि लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। जब डे टाइम होता है और प्लांट्स की लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम हो जाती है तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ये अब्जॉर्ब कर सकें। और जब प्लांट्स में जो वाटर का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, प्लांट्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं, विल्ट हो जाते हैं, तो जो स्टोमेटा है वो क्लोज्ड हो जाते हैं ताकि जो वेपोराइजेशन की प्रोसेस होती है इससे वाटर का लॉस ज़्यादा ना हो सके। स्टोमेटा का एक मेन फंक्शन ये भी होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो अब्जॉर्ब करते ही हैं, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स में
उसमें जे ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। इनकी एग्जांपल्स हैं एनिमल्स। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आगे 3 टाइप का होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो है एनिमल्स सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर ही उसे सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं और उसकी अब्जॉर्प्शन करके उससे एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल्स है इसकी अमीबा और एनिमल्स। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है फंजाई। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आता है हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड जहाँ आउटसाइड रहता है और उससे अपना फूड अब्जॉर्व करता है, जहाँ उससे न्यूट्रिशन लेता है। एग्जाम्पल है इसकी कस्क्यूटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जिसमें वेरियस स्टेजेस होती हैं। इसमें सबसे पहली स्टेज होती है इंजेशन। इंजेशन में जो भी फूड पार्टिकल है उनका सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा के द्वारा इंजेशन कर लिया जाता है। सेकंड आता है डाइजेशन। डाइजेशन में जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स हैं वो फूड के ऊपर फूड वैक्यूल में काम करते हैं और उसे सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। थर्ड आता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में जो आता है हमारे पास जो कि सिंपल फूड होता है उसको साइटोप्लाज्म के द्वारा ऑब्टेन्ड कर लिया जाता है डिफ्यूज़न की प्रोसेस से। फोर्थ आता है हमारे पास एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में आता है कि जो भी फूड ऑब्टेन्ड किया जाता है साइटोप्लाज्म के द्वारा उससे एनर्जी को ऑब्टेन्ड कर लिया जाता है और उसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट स्टेप आता है हमारे पास इंजेशन। इंजेशन में होता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसकी सेल के अंदर इकट्ठा होता है और उसे सेल से बाहर थ्रो आउट कर दिया जाता है। अमीबा में न्यूट्रिशन को एक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे, जैसे कि सूडोपोडिया से जो फूड है उसको इंजेशन कर लिया गया। इंजेशन के बाद जो फूड है वो फूड वैक्यूल में गया जहाँ पर साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स ने उस पर एक्ट किया और जो कम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया और इसके बाद फूड गया साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जब फूड गया तो उस फूड से एनर्जी ले ली गई और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे सेल से बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। एलिमेंट्री कैनाल है जो वो माउथ, ओरल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर ग्लैंड्स एंड पैनक्रियास आते हैं। सबसे पहले है हमारे पास माउथ। माउथ ने क्या किया कि फूड को इनटेक कर लिया। इसके बाद है टीथ। टीथ ने फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद फूड गया टंग पे। टंग पे फूड की रोलिंग हुई, टेस्ट चेक हुआ, स्वेलिंग हुई और जो सलाइवरी ग्लैंड्स थे उन्होंने सलाइवा और म्यूकस को सेक्रीट किया और सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया गया और फूड को इसोफेगस में बेच दिया और इसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से जो फूड है वो आगे चला गया स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट किया।
गैस्ट्रिक जूस इसमें 3 टाइप्स के होंगे, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। पेप्सिन वो एंजाइम होगा जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा। HCl है जो वो मीडियम को एसिडिक बना देगा, और म्यूकस जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर 90% जो इसकी डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, जहाँ कंप्लीट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में चेंज कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम विलाई कहते हैं, दैट हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। लीवर में जो बाइल जूस प्रोड्यूस हुआ था वो इंटेस्टाइन में आकर लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। इसके बाद जो पैनक्रियास में पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट हुआ था, जहाँ जो पैनक्रियाटिक जूस बना था वो आगे ट्रिप्सिन और लाइपेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रिप्सिन है जो वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड लाइपेज है जो वो फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद जैसे ही फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से जो फूड में एक्सेस वाटर होता है उसको अब्सॉर्ब कर दिया जाता है, और बाकी जो रेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। इसमें ऑक्सीजन को तो इनटेक किया जाता है बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता है ब्रीथिंग की प्रोसेस से। रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसकी ब्रेक डाउन होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको प्राप्त किया जा सके और उसे जो बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें यूज़ किया जा सके। अगर जो फूड की ब्रेक डाउन है वो सेल के अंदर हो रही है एनर्जी लेने के लिए, तो उसे बोलेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके बाद आती है हमारे पास ब्रीथिंग। ब्रीथिंग भी सेम प्रोसेस है रेस्पिरेशन के जैसी ही। ब्रीथिंग में ऑक्सीजन को ऑब्टेन किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाएगा बाय एक्सहेलिंग। एनर्जी यूज्ड होती है इस प्रोसेस में, और ये एक फिज़िकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। इसके बाद हम वेरियस पाथवे देखेंगे जिससे कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड और एनर्जी में चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं और ये यीस्ट के द्वारा होती है। इस प्रोसेस को अल्कोहल इंडस्ट्री और बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। सेकंड आएगा, अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में है तो जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में हो जाएगी। ये प्रोसेस मेनली मसल्स में होती है। इसमें क्या होगा कि जो लैक्टिक एसिड है उससे मसल्स में फटीग हो जाएगा। फटीग मीन्स यानी कि वो मसल्स हैं वो सूज जाएंगी या फिर फूल जाएंगी हैवी एक्सरसाइज के बाद। थर्ड आएगा हमारे पास कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इस प्रोसेस के जो एंड प्रोडक्ट हैं वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। सेकेंड टाइप आता है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन।
एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा और ये साइटोप्लाज्म में होगा। एंड प्रोडक्ट होंगे जो इसके वो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड्स होंगे। लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के बारे में। ह्यूमंस में जो एयर है वो नाक से एंटर होती है। नोज़ के अंदर 2 होल्स होते हैं जिसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। नॉस्ट्रिल्स पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री को एयर के साथ एंटर होने में प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद एयर जाती है फेरेंक्स में जो कि एक हॉलो विंड पाइप है। फेरेंक्स से होती हुई जे एंटर होती है लैरिंक्स में। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। जे ट्रैकिया और फेरेंक्स के जॉइनिंग पॉइंट पे प्रेजेंट होता है। लैरिंक्स के बाद एयर ट्रैकिया में एंटर होती है। ट्रैकिया भी एक विंड पाइप ही है जिसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है जो इसको हार्डनेस प्रोवाइड करती है। ट्रैकिया आगे 2 स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है जिनको ब्रोंकस बोला जाता है। ब्रोंकस आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है लंग्स में जाकर। ब्रोंक्यूल्स में स्मॉल एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिनको एल्वियोलाई बोला जाता है। एल्वियोलाई एक ऐसी साइट है जहां पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज हो जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ब्लड स्ट्रीम के साथ पंप होती हुई बॉडी ऑर्गन्स तक या बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंचती है और इनके साथ डिफ्यूज़ हो जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई के साथ डिफ्यूज्ड होती है और एक्सेलिंग की प्रोसेस से जो बॉडी के बाहर रिलीज़ कर दी जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि ज़रूरी मटेरियल को हर एक बॉडी पार्ट जैसे कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो एसेंशियल मटेरियल है वो वाटर हो सकता है, हार्मोन्स हो सकते हैं, गैसेस हो सकती हैं, मिनरल न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है। इन सभी मटेरियल को हर एक बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस बोला जाता है। ह्यूमंस और जो भी दूसरे अन्य मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रेगुलरली फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई की नीड होती है और उनकी इस नीड को सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पूरा किया जाता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग्स में वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है पंपिंग ऑर्गन हार्ट, सेकंड सर्कुलेटरी मीडियम होगा ब्लड एंड लिम्फ और थर्ड आएगा ब्लड वेसल्स। अब इसके बाद हम ह्यूमन हार्ट है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये 4 चैम्बर्स हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और इन सभी के बीच में एक सेप्टम होता है जो कि डिवाइडिंग वॉल होती है। जो लेफ़्ट वाली साइड है जे वाली साइड, इस साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है जहाँ से ब्लड लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। राइट वाली साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लंग्स से पल्मोनरी वेन की हेल्प से एंटर करता है और एरोटा से होता हुआ सारे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है। अब हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेफ़्ट वाली साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली साइड। वेना केवा से होता हुआ जहाँ से अपर बॉडी का और जहाँ से लोअर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में एंटर कर जाएगा और एरो की डायरेक्शन देखते हुए जे यहाँ से राइट वेंट्रिकल में मूव हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल में से यहाँ से मूव होता हुआ जे पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में चला जाएगा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर वापस पल्मोनरी वेन की हेल्प से लेफ़्ट एट्रियम में एंटर करेगा। लेफ़्ट एट्रियम के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा।
लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड जाएगा एरोटा में। एरोटा में जाने के बाद ये ब्लड पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है हार्ट से और पूरी बॉडी में इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहते हैं। ये थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। इसके बाद सेकेंडली हम बात करते हैं वेन्स के बारे में। वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं। इन्हें कलेक्टिंग वेसल्स भी बोला जाता है। ये थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड एक फ्लूइड होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। ब्लड में 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट्स। सॉलिड कंपोनेंट्स में ब्लड कैप्सूल्स आ जाते हैं जो आगे 3 टाइप्स के हैं, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में गैसेस होती हैं और ये गैस को कैरी करते हैं। गैस हो सकती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। सेकेंडली हम बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। जैसे हमें कोई चोट लग जाती है तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्लड के धब्बे बन जाते हैं, जिसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है। तो ये सब ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से होता है। थर्ड हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट जो भी हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड कंपोनेंट्स की। ब्लड में 2 टाइप के लिक्विड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90% वाटर और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन्स कौन कौन से, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन और अदर इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद सेकंड आता है लिम्फ। लिम्फ भी एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जो कि ब्लड कैपिलरीज में इंट्रासेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स को जो भी रॉ मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जहाँ जो भी अदर मिनरल्स चाहिए होते हैं वो प्लांट की रूट्स सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेती हैं। एक स्पेशल सेल्स होते हैं, उनका ग्रुप वेस्कुलर टिश्यू बनाता है जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के सेल्स तक। वेस्कुलर टिश्यू हैं वो 2 टाइप के होंगे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और मिनरल्स का जिन्हें सॉइल से अब्सॉर्ब किया गया है और फ्लोएम में उन फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट होगा जो लीव्स में बने हैं प्लांट्स के, बाकी पार्ट तक इन्हें फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। जो रूट सेल्स होते हैं जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच जो आयन की कंसंट्रेशन होती है उनके बीच ये डिफरेंस कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर रूट्स में मूव करता है ताकि इस डिफरेंस को एलिमिनेट किया जा सके, ख़त्म किया जा सके या फिर कम किया जा सके। जब वाटर रूट्स में मूव हो गया तो ये जाइलम में एंटर हो जाएगा और जाइलम में एंटर होकर ये ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक वाटर और अदर मिनरल्स प्रोवाइड होंगे और ट्रांसपोर्ट होंगे। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस के सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स को, अमीनो एसिड्स को और दूसरे सब्सटेंसेस को।
एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ट्रांसपोर्ट होगा उसे हम ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। और जो भी प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो जो रूट, फ्रूट और सीड्स के स्टोरेज ऑर्गन्स होंगे वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होंगे। अब हम लास्ट लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे इस चैप्टर की, जो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हार्मफुल वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहले हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है वो इस टाइप से हैं। अ पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होंगी पेयर में, यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होते हैं। किडनीज वीन शेप्ड होती हैं और ये एब्डोमेन के बैक साइड पे प्रेजेंट होती हैं। किडनीज में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। किडनीज में जो भी ब्लड आता है उसमें जो भी वेस्ट या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेफ्रॉन से फिल्ट्रेट हो जाते हैं और किडनीज में यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है, ब्लड प्योर हो जाता है। इसमें जो भी यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है किडनी में वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। इसके बाद जो भी कलेक्टेड यूरिन होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और साथ में इसके फंक्शन के बारे में। नेफ्रॉन में एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। वुमेन्स कैप्सूल में जब डर्टी ब्लड आता है जिसमें कि वेस्ट होते हैं तो इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जिसमें कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया को फिल्ट्रेट किया जाता है। इसके बाद जो फिल्ट्रेट होगा वो ट्यूब्यूल्स में एंटर हो जाएगा और ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी जिसमें कि जो भी यूज़फुल सब्सटेंस होंगे फिल्ट्रेट में उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसके बाद इसमें थर्ड प्रोसेस आती है सेक्रीशन की। सेक्रीशन में आएगा कि जो भी एक्स्ट्रा साल्ट होंगे उनको ट्यूब्यूल्स में सेक्रीट कर दिया जाएगा यूरिन के साथ और ये यूरेटर के से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में चले जाएंगे और इसके बाद यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे।